गद्यत्रयी के क्रम में हमने दंडी का दशकुमार चरितम पढ़ा और दशकुमार चरितम की विषय वस्तु के बारे में जाना, दंडी के समय के बारे में जाना, दंडी की भाषा शैली के बारे में जाना। और इस गद्य त्रयी में परिगणित जो दूसरा जो ग्रंथ है कथा श्रेणी में आने वाला, वो है वासवदत्ता, सुबंधु की वासवदत्ता। सुबंधु जो है वो गद्य काव्य की विकास यात्रा को गति देने वाले गद्य त्रयी में दूसरा स्थान रखने वाले सुबंधु जो है वो वासवदत्ता के रचयिता है। और इनके समय के बारे में यद्यपि प्रामाणिक जानकारी नहीं है, परंतु बाणभट्ट ने सुबंधु की वासवदत्ता का उल्लेख किया है, इसलिए ये तो निश्चित होता ही है कि बाणभट्ट जो है वो उनसे बाणभट्ट से वो पहले के हैं। तो बाणभट्ट के समय के अनुसार हम इनका समय ये मान सकते हैं कि सुबंधु का समय जो है वो 6ठी शताब्दी के आसपास का है, 600 शताब्दी ईस्वी का उनका समय होना चाहिए। तो इस तरीके से सुबंधु का समय जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। सुबंधु की एक ही कृति प्राप्त होती है जो कि वासवदत्ता है, और ये जो वासवदत्ता है ये उदयन की वासवदत्ता से बिल्कुल अलग है। ये जो जैसे कहें कि वत्स प्रदेश के राजा जो उदयन है और जो वासवदत्ता है, उनकी कहानी से इसकी विषय वस्तु नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कवि है उनकी कवि की कल्पना की उपज ये कथा है, जिसमें वासवदत्ता नायिका का नाम है और नायक जो है वो कंदर्प केतु है। और कंदर्प केतु स्वप्न में नायिका को देखता है और अपना जो मित्र है मकरंद उसके साथ वो नायिका की खोज में निकल जाते हैं। जब वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, तब वृक्ष पर जो सारिका बात कर रही है, उस बात से ये पता लगता है कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी ने भी अपने स्वप्न में कंदर्प केतु को देखा है और उसको खोजने के लिए सारिका, जिसका नाम तमालिका है, वो विचरण कर रही है। तो इस तरीके से शुक दंपति की सहायता से कंदर्प केतु और वासवदत्ता का मिलन होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और परंतु जो वासवदत्ता के पिता हैं वो उनका विवाह नहीं करना चाहते, वो उनका विवाह किसी विद्याधर से करना चाहते हैं। तो उनके विवाह में बाधा आने पर वो दोनों जो है वो किसी जादुई अश्व पर सवार होकर के और विंध्याटवी में चले जाते हैं। वासवदत्ता कंदर्प केतु को छोड़ करके भ्रमण के लिए जब जाती है तो 2 की रात जो है वो वासवदत्ता के लिए युद्ध करते हैं और वो जो है किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है छुपने के लिए और ऋषि के श्राप से शिला बन जाती है। कंदर्प केतु जो है वो जब उनको वासवदत्ता नहीं मिलती है तो वो उनके वियोग में बहुत व्याकुल है और वो स्वयं को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन आकाशवाणी उनको ऐसा करने से रोकती है और उनको वासवदत्ता के बारे में बताती है। तो वासवदत्ता को ढूंढने के लिए कंदर्प केतु फिर से जंगल में जाते हैं और वो वासवदत्ता उनके स्पर्श से अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाती है। तो ये उनकी कथा वस्तु है कि एक तरीके से प्रेम कथा है कंदर्प केतु और वासवदत्ता की, जो स्वप्न में एक दूसरे को देखते हैं, ढूंढने के लिए निकलते हैं, मिलते हैं, लेकिन माता पिता का सहयोग न मिलने के कारण वो जो है वो संघर्ष करते हैं और वियोग होता है उनका, लेकिन फिर से उनका संयोग होता है। इस तरीके से यहाँ सुखांत जो है ये इस कथा का अंत होता है। अब ये बात करें हम भाषा शैली की सुबंधु की, तो सुबंधु की जो भाषा शैली है वो चूँकि सुबंधु जो है वो दर्शन के ज्ञाता हैं, वो विद्याओं के ज्ञाता हैं, वो न्याय मीमांसा बौद्ध आदि दर्शन जो है वो उसमें पारंगत है। तो जो उनका ज्ञान है उसका प्रभाव उनकी शैली पर प्राप्त होता है। उन्होंने जो है वो श्लेष और उपमा जो है इसका प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है और उन्होंने कोमलकांत पदावली की रचना की है और क्लिष्ट पदों का प्रयोग भी किया है। तो इस तरीके से वो एक सफल गद्यकार जो है वो कहे जा सकते हैं। उनकी जो पद हैं उन पदों में विद्वत्ता प्राप्त होती है और उन्होंने माँ सरस्वती के वरदपुत्र वो हैं और साहित्य सृजन में उन्होंने पुनः पुनः अभ्यास करने का बहुत अधिक परिश्रम किया है और इस तरीके से उनको इस बात का परिणाम भी मिला है। उनके साहित्य में उनकी विद्वत्ता के दर्शन होते हैं। कई ऐसे पद हैं जिनकी रचना उन्होंने की है, जैसे कोमल पद उनका हम देख सकते हैं। अविदित गुणापि सत कबीर भणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम
अनधिगत परिमलम ही हरति दृशम मालती माला। तो इस तरीके से जो है वो सरल पद्य का प्रयोग भी करते हैं। और साथ ही उत्प्रेक्षा आदि से युक्त, श्लेष आदि से युक्त, विरोधाभास आदि अलंकारों से युक्त पद्य का प्रयोग भी करते हैं। तो इनके बारे में जो है राघव पांडिव्यम में कविराज कहते हैं, सुबंधु बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः वक्रोक्ति मार्ग निपुणः चतुर्थी विद्यते न वा। तो ये वक्रोक्ति मार्ग के जो प्रणेता हैं सुबंधु, बाणभट्ट और कविराज। तो इस तरीके से जो है कादम्बरी, बाणभट्ट से पहले सुबंधु अपनी वासुदत्ता, और इससे पहले जो है दंडिका दश कुमार चरितम, ये इस गद्य त्रयी के प्रसिद्ध अंश है। और इसके बाद हम लोग अगला जो हमारा क्लास होगी उस क्लास में हम बाणभट्ट के कादम्बरी के बारे में पढ़ेंगे, जो गद्य त्रयी में सम्मिलित होती है। यद्यपि बाणभट्ट का बहुत विस्तार में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बाणभट्ट को हमने जब सुकनासोपदेशम को देखा है तब हमने बाणभट्ट का परिचय प्राप्त किया है, और बाणभट्ट की जो कृतियां हैं उनका परिचय प्राप्त किया है। बाणभट्ट की जो कादम्बरी है उसका परिचय प्राप्त किया है, क्योंकि सुकनासोपदेशम वहीं से लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गद्य त्रयी में बाणभट्ट को अलग से बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। तो बाणभट्ट के बारे में एक बात ज़रूर अलग है कि बाणभट्ट ने जो है वो अपना परिचय पूरा पूरा दिया है उनके ग्रंथ में, इसलिए बाणभट्ट के परिचय के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वो उन्होंने बहुत विस्तार में अपनी पीढ़ियों का तक का वर्णन किया है। तो इस तरीके से जो है बाणभट्ट की यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो वो बचपन में उनके माता पिता के पंच तत्व में विलीन हो जाने के कारण वो जो है वो थोड़े उच्छृंखल हो गए, और उन्होंने मृग या शिकार आदि जो है वो करना प्रारंभ किया। और जब सम्राट हर्ष जो है वो जिनके आश्रय में वो रहते थे, उन्हें महानयम भुजंग ऐसे पद का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो है अपनी छवि को सुधारने का और बहुत लगन और मेहनत से उन्होंने अपने परिश्रम को आगे बढ़ाया, और इस तरीके से वो आगे जा कर के बहुत बड़े विद्वानों की श्रेणी में आज रखे जाते हैं, बल्कि सबसे बड़े विद्वानों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इस तरीके का उनका व्यक्तिगत जीवन है। और जो उनकी जो रचना है वो कादम्बरी है। इस कादम्बरी का हमने पहले परिचय प्राप्त किया है, और सब कुछ हमने कादम्बरी के बारे में जान लिया है। यद्यपि बाणभट्ट की जो कृतियां हैं वो कादम्बरी है, हर्षचरितम है, और कहा जाता है पार्वती परिणय, मुकुट तांडितक और चंडी शतकम, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। उनमें से कादम्बरी और हर्षचरितम जो है ये गद्य कृतियां हैं। हर्षचरितम को आख्यायिका की श्रेणी में रख सकते हैं, और कादम्बरी को जो है वो कथा की श्रेणी में रख सकते हैं। वो हर्ष के आश्रित हैं, तो हर्ष के समय के साथ ही उनका समय है। इस तरीके से यदि हम देखें कि गद्य साहित्य में कादम्बरी का क्या स्थान है, तो कादम्बरी जो है वो सर्वश्रेष्ठ रचना बाणभट्ट की है, और बाणभट्ट भी सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। तो कादम्बरी जो है वो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन नायक की 3-3 जन्मों की कथा है, और नायक के जो मित्र हैं उनकी भी 3-3 जन्मों की यहाँ कथा है। तो 3 जन्मों में नायक वही रहते हैं, और नायक बदलते हैं, और नायिका जो है वो यहाँ पर एक ही है जो अलग अलग जन्मों में उनको प्राप्त होती है। तो बाण ने इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया है। मगध के नरेश जो इस समय शूद्रक नाम वाले हैं, अपने पूर्व के 2 जन्म जिसमें वो चंद्रमा थे और चंद्रापीड़ थे, तो शाप के कारण जो है वो चंद्रापीड़ के रूप में धरती पर विचरण के लिए आए हैं। और वैशंपायन नामक जो तोता है उसके भी पहले 2 जन्म हो चुके हैं। तो इस जन्म से पहले वो उज्जैन के जो राजा हैं राजमंत्री शुक्रास उनका पुत्र था, और उससे पहले वो श्वेत केतु का पुत्र पुंडरीक के रूप में था। तो श्वेत केतु के शाप से पुंडरीक ने शुक्रास के घर में जन्म लिया, और यहाँ पर भी महासीता के शाप से वो जो है वो शुक योनि को प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से मूल जो कथा है उसमें चंद्रापीड़ और कादम्बरी का प्रेम है। इस मूल कथा में लेखक ने बहुत सारी कथाएं जो है वो छोटी कथाएं उनको यहाँ पिरो दिया है। जैसे शुक की अपनी एक कथा है, माँ श्वेता की अपनी एक कथा है, पुंडरीक की अपनी एक प्रेम कथा है, तो ये उसमें शामिल हो गई। कथा में कथाएं हैं, और ये जो अन्य जो कथाएं हैं इन कथाओं के कारण ही कादम्बरी का जो कलेवर है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। कादम्बरी जो है वो
जिसे यदि हम कहें तो कहा जा सकता है कि व्रत कथा से इसकी प्रेरणा शायद कवि को मिली है। और कादम्बरी जो है वो इसका नाम है जो नायिका पर आधारित है। और ये जो कादम्बरी है ये गद्यत्रयी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये कल्पना के रूप में बहुत सुंदर रचना है। 3-3 जन्मों की एक दूसरे से उलझी हुई जो है वो रचना है। इस तरीके से कादम्बरी को ऐसे कहा जाता है कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। कादम्बरी एक प्रतीकात्मक रचना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास को जिन्होंने लिखा है वाचस्पति गैरोला, ये वाचस्पति गैरोला जो है वो ये कहते हैं कि कादम्बरी जो है वो रस तत्व है, पुंडरीक और वैशंपायन जो है वो बुद्धि तत्व है, चंद्रापीड़ जो है वो मन है, महाश्वेता जो है वो प्रज्ञा है, पुंडरीक जो है वो विज्ञान है और शुक जो है वो ज्ञान का प्रतिनिधि है। और इस तरीके से महर्षि श्वेत केतु, जाबाल वो दोनों ज्ञान के प्रतीक ही हैं मूल रूप से। और मानसरोवर जो है वो मानस का प्रतीक है। अच्छोद सरोवर जो है वो मानस की जो सृष्टि है रचना उसका प्रतीक है। तो इस तरीके से जो है वो इंद्रायुध अश्व प्रज्ञामय पुंडरीक के सखा कपिंजल का अवतार है। अप्सराएं जो है वो मातृ तत्व के प्रतीक है। गंधर्व जो है वो प्राण तत्व के प्रतीक है। इस तरीके से प्रतीकों के माध्यम से कादम्बरी जो है उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, इसका एक आध्यात्मिक कथा भी है। तो कादम्बरी जो है वो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिकता की दृष्टि से, सरसता की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जितना इसका भाव पक्ष सुंदर है उतना ही उसका कला पक्ष सुंदर है। तो इस तरीके से जो है वो कादम्बरी कथा मुख्य कथा है गद्यत्रयी में और बाणभट्ट के जीवन में भी। और कादम्बरी में क्योंकि ये प्रेम कथा है तो इस प्रेम कथा में कवि ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही सुंदरता से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का वर्णन यहाँ पर किया है। और इसके अलावा तो बाणभट्ट की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे उन्होंने जो, क्योंकि वो बड़े बड़े वर्णन करते हैं, विशालकाय वर्णन करते हैं, तो दीर्घ समास वाले हैं निश्चित तौर पर, ओज युक्त है। हम लोगों ने पहले बात की थी बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो सब कुछ जो है वो बाण का जिसे कहें कि जूटन है, यानी कि बाण ने सब कुछ स्पर्श किया है। सारे अलंकार, सारे छंद, सारी शैलियाँ, सारे शब्द, सारे प्रयोग, वो सब जो है बाण ने प्रयोग किए हैं। तो बाण के चरित्र चित्रण अद्भुत है, उनके प्रकृति चित्रण अद्भुत है, उनकी भाषा शैली अद्भुत है, उनके अलंकार अद्भुत है। और हमने पहले बात की है कि बाणभट्ट जो है वो पांचाली शैली के जो है वो कवि हैं। और बाणभट्ट स्वयं ही जिसे कहें कि इतना खूबसूरत गद्य उनका है कि एक पद्य मुझे याद आता है इस समय कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। तो ये क्या तरुणी है? नहीं, कविता इतनी सुंदर है कि कह रहे हैं समीक्षक कि क्या वो तरुणी है कि नहीं, नहीं वो तरुणी नहीं है, वो तो वाणी है बाण की। और भी कहा जाता है वाणी बाणो बभू, इसका मतलब ये है कि वाणी ही जो है वो बाण हो गई। और कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो सारा सब कुछ जो है वो बाण का उच्छिष्ट है। और भी बाणभट्ट की भाषा शैली की यदि हम बात करें तो उनको कहा है कि शब्दार्थ यो समो गुम्फ पांचाली रीति ऋष्यते। पांचाली रीति जो है वो शब्द और अर्थ का जो है वो सम्यक गुम्फन है। तो और ये पांचाली रीति बाणभट्ट के काव्य में प्राप्त होती है। तो शैली जो है वो उनकी ऐसी है कि वो यद्यपि समास बहुल है, लेकिन कभी कभी जब वो सरल प्रसंगों का प्रयोग करते हैं तो वो जिसे कहें कि समास रहित भी प्रयोग किया है या अल्प समास युक्त प्रयोग भी उन्होंने किए हैं। तो बाण का जो है वो शब्द भंडार, उनकी प्रतिभा, उनका काव्यत्व, उनकी विलक्षणता है। और इस तरीके से उन्होंने अभिनव प्रयोगों से कादम्बरी की रचना को एक विशिष्ट स्थान जो है वो प्रदान कर दिया है। तो इस प्रकार से गद्य साहित्य में बाणभट्ट की कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट है, बाणभट्ट सर्वोत्कृष्ट हैं, बाण का सब कुछ झूठा है। कादम्बरी जो है अपने आप में बहुत ही विलक्षण और एक सुंदर रचना है, जिसमें सभी सहृदय जो विद्वान हैं उन लोगों का मन उसमें रमता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज ये देखा कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने उपजीव्य काव्य, महाकाव्य,
और पुराण साहित्य को देखने के पश्चात गद्य साहित्य की तरफ यदि हम आते हैं तो गद्य त्रयी चूँकि यहाँ प्रमुख है, इसलिए मैंने गद्य त्रयी को एक साथ तीनों के बारे में आपसे बात की है। दंडी के बारे में बात की है, उनका दश कुमार चरितम के बारे में बात की है, सुबंधु और उनके वासुदत्ता, बाणभट्ट और उनकी कादम्बरी, ये जो त्रयी है ये गद्य त्रयी हैं। और ये जो गद्यकार हैं तीनों, इनकी भी एक विलक्षण शैली के कारण वो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। और आगे जो है संस्कृत साहित्य के इतिहास को ही आगे बढ़ाते हुए जो आधुनिक जो राजस्थान संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। और चूँकि आप विद्यार्थी हैं, आपका कार्य है समाज में जागरूकता फैलाना, तो आप जो है वो अपने आसपास वाले लोगों को भी जागरूक रखें और नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जो है वो अन्य जो साहित्य है संस्कृत साहित्य के इतिहास में उसको हम लोग जो है देखेंगे। आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास को हम देखेंगे, जिसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो धन्यवाद।